भाषा विज्ञान अन्य शास्त्रों से संबंध पर चर्चा करते हुए हम पूर्व में व्याकरण, साहित्य, मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के साथ भाषा विज्ञान के पारस्परिक संबंधों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं भाषा विज्ञान और भौतिक विज्ञान के संबंध में। भौतिक विज्ञान भाषा विज्ञान के अध्ययन का सहायक अंग है। भाषा का संबंध वक्ता से है। वक्ता जो कुछ बोलता है वह श्रोता तक कैसे पहुंचता है, श्रोता उसे कैसे ग्रहण करता है, यह भौतिक विज्ञान का ही विषय है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि, प्रकाश, ऊर्जा, अणु, परमाणु, ध्वनि के आरोह अवरोह, तरंगों, संप्रेषण, ग्रहण आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अध्ययन द्वारा हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार प्रकाश एवं ध्वनि तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं। भाषा विज्ञान का एक प्रमुख अंग ध्वनि विज्ञान वस्तुतः भौतिकी पर ही निर्भर है। भौतिकी के विभिन्न यंत्रों प्लेटोग्राफ, काइमोग्राफ, ऑसिलोग्राफ, इंक राइटर, मिगोग्राफ, क्रोमोग्राफ, स्पीच स्ट्रेचर आदि की सहायता से भाषा की ध्वनियों, ध्वनि तरंगों आदि का विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। भाषा शास्त्री इस विषय में जानकारी भौतिक विज्ञान से ही प्राप्त करते हैं। भौतिकी ने सिद्ध कर दिया है कि ईथर नाम का तत्व ही ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इसी माध्यम से वक्ता श्रोता तक अपने विचार पहुंचाता है। ध्वनि संचरण की पूरी प्रक्रिया भौतिकी द्वारा ही समझी जा सकती है। इस प्रकार भाषा विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी एक दूसरे से संबंधित हैं। आगे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं भाषा विज्ञान और भूगोल के संबंध में। भौगोलिक सीमाएं, परिवेश और परिस्थितियां भाषा को अनिवार्य रूप से प्रभावित करती हैं। जलवायु का ध्वनि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक परिस्थितियों से उच्चारण प्रभावित होता है और ध्वनियों में अंतर आता है। जलवायु के अंतर के कारण ही यूरोपीय देश के लोगों के उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। त, द आदि के उच्चारण में उन्हें असुविधा होती है, जैसे त का ट, तुम का तुम, तोता का टोटा। जब यूरोपियन लोग हिंदी भाषा के शब्दों का उच्चारण करते हैं तो यह देखने में आता है कि त ध्वनि उनमें उच्चारित नहीं होती है और त का उच्चारण वो प्रायः ट रूप में करते हैं। तुम क्या करते हो, इस तरीके से। इसी प्रकार से दिल्ली का दहली, द्वित ल वो नहीं उच्चारित कर पाते और उनके उच्चारण में स्वतः ही यह दहली हो जाता है। इस प्रकार भौगोलिक दशाएं ध्वनियों के उच्चारण को प्रभावित करती हैं। भौगोलिक दशाएं शब्द प्रयोग को भी प्रभावित करती हैं। किसी स्थान पर बोली जाने वाली भाषा में वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी तथा अन्न आदि के लिए शब्द अवश्य मिलते हैं। जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा होती है उसी से संबंधित शब्दों का प्रयोग वहाँ पर अधिक होता है। जैसे हम देखते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ गौपालन की प्रथा रही है और प्राचीन संस्कृति तो गौपालन से परिपूर्ण रही है। और हमें नंदिनी गाय और राजा दिलीप की कहानी बचपन से हम सुन चुके हैं, वो भी यह स्थापित करती है। तो गाय का महत्व, कामधेनु का वर्णन हमारे यहाँ मिलता है, तो गौ का बहुत महत्व रहा है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्द हमारी भाषा के हैं, या खास करके हम कहें संस्कृत के, प्राचीन संस्कृति में महत्व अधिक था, इसलिए वो गौ से बने हुए शब्द हैं। गोष्ठी, गवाक्ष, खिड़की को गवाक्ष कहा जाता था। गोष्ठी जहाँ गाय बैठकर जो गाली करती है, अब बड़ी बड़ी संगोष्ठियों के लिए गोष्ठी शब्द का प्रयोग होता है। तो गोपाल, गोपालन करने वाले, जो कृष्ण के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा और अब भी होता है। तो ये जो नाम रखे जाते हैं, गोपाल नाम रखा जाता है, तो कृष्ण और गो का पालन करने वाले कृष्ण। तो इस प्रकार से जो वस्तु, जो भौगोलिक दशा जो होती है, जिस प्रकार की
भौगोलिक दशा होती है वैसी ही सभ्यता विकसित होती है और उसी प्रकार के शब्द, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बोलियों में बढ़ता चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो भी पदार्थ किसी क्षेत्र से यदि लुप्त हो जाता है तो वह शब्द भी धीरे धीरे गायब होता चला जाता है। जैसे एक उदाहरण मिलता है कि सोमलता शब्द हमारी भाषा में आज प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि आज सोमलता भी दिखाई नहीं देती। भाषाओं के सीमा निर्धारण में भी भूगोल से सहायता मिलती है। कितने क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, इस भाषा का क्षेत्र या इसकी सीमा कहाँ तक है, इसका भी भौगोलिक या भूगोल की सहायता से ही इसका ज्ञान या इसका पता हमें लग पाता है। तो भौगोलिक ज्ञान से भाषा की सीमा निर्धारण की जाती है। जिस क्षेत्र में जिस भाषा तत्व की प्रमुखता होती है उस आधार पर उस क्षेत्र को किसी विशेष भाषा क्षेत्र के अंतर्गत घोषित किया जाता है। किसी भी भाषा का कम या अधिक विस्तार भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। जो दुर्गम स्थल होते हैं वहाँ पर उन भाषाओं का विस्तार कम हो पाता है, विकास भी कम हो पाता है, परिवर्तन भी कम होता है, क्योंकि वो दुर्गम स्थल है, वहाँ पर अधिक लोगों का आना जाना सहज नहीं होता, अधिक लोगों के संपर्क में नहीं आते, बाहर के संपर्क में नहीं आते, इसलिए उनकी भाषा में परिवर्तन भी कम होता है। इसके विपरीत जो मैदानी इलाके हैं जहाँ सुगमता से सहजता से जाया जा सकता है, वहाँ पर वहाँ के लोग अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं, इसलिए अन्य भाषा के शब्द भी उनमें आते हैं और उनकी भाषा का विस्तार भी अधिक क्षेत्रों तक हो पाता है और उनकी भाषा में ध्वनि परिवर्तन या उसका विस्तार या उनका परिवर्तन या विकास जिसे हम कहते हैं भी देखा जाता है। तो ये भी भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। तो भाषा का अध्ययन करते हुए उन भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करके भाषा के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो भूगोल भी इसमें सहायक होता है। समस्थलों पर या मैदानी भागों में आवागमन सहज होने से भाषा का विस्तार और भाषा में परिवर्तन अधिक होता है, लेकिन वन, पर्वत, समुद्र आदि स्थलों की भाषा अल्प क्षेत्र तक सीमित रहती है। उसमें परिवर्तन कम होते हैं। जहाँ पहुँचना सहज होता है वहाँ के भाषाभाषी अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं और इस कारण उनकी भाषा में अधिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। हम देखते हैं भक्तिकालीन काव्य में संत कवि जितने थे उनकी भाषा क्या कही जाती थी, पंचमेली या खिचड़ी या सदुक्कड़ी, क्योंकि वो यहाँ वहाँ रमण करते थे, एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे और अनेक स्थान पर साधुओं की संगति में जाते थे। तो उनकी भाषा में विविध भाषाओं के शब्द सहजता से आते चले गए और एक अलग उस भाषा को नाम दिया गया, सदुक्कड़ी, साधुओं की भाषा या खिचड़ी भाषा या पंचमेली। तो ये उस पर निर्भर करता है। एक उदाहरण इसके साथ मुझे ध्यान आया। तो जितना अधिक जहाँ भौगोलिक क्षेत्र सरल होगा, सहज होगा, उन लोगों का अधिक लोगों से मेल मिलाप अधिक होगा, वहाँ भाषा का परिवर्तन और भाषा का विस्तार उतना ही अधिक होगा। और जहाँ पर सहजता, सुगमता नहीं है, जहाँ आसानी से नहीं जाया जा सकता, वो लोग अपने में सीमित रहते हैं, उनकी भाषा में परिवर्तन कम होता है। साधुओं का इसीलिए उदाहरण दिया कि वो अपने में सीमित नहीं थे, वो अनेक लोगों की संगत में रहते थे, अनेक संतों की संगत में रहते थे, अनेक स्थानों पर जाते थे, तो उनकी भाषा भी उतनी ही बदलती चली जाती थी। जैसे दुर्गम वन प्रदेश में रहने वाले लोग अधिक लोगों के संपर्क में नहीं आ पाते, इस कारण उनकी भाषा में परिवर्तन कम दिखाई देता है। इस प्रकार के अध्ययन में भी भूगोल से सहायता मिलती है। तो भाषा विज्ञान की एक शाखा भाषा भूगोल पर ही निर्भर है।